पहले मैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। हमने देखा कि ईद उल फितर जब आई थी तो उसके बाद जिस तरह कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफा देखने को मिला, क्या ईद उल अज़हा भी हम देख सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है? इसके बाद भी अगर इस सूरत हाल से बचना है तो उलमाए किराम क्या किरदार अदा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखें, हमारी चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, मैं शुरू में ये एक बात कहना चाहता हूँ कि इन हुकूमतों की एक खुशकिस्मती है। और वो खुशकिस्मती क्या है? जो काम रियासत के करने के होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर, उलमा, ताजिर, अवामुन्नास कर रहे होते हैं। लॉकडाउन हुआ, रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने रहने वाले बाशिंदों और अपने तमाम के तमाम अहालियान पाकिस्तान, अहालियान स्टेट और रियासत को खाना पहुँचाएँ, उनको मुआश और रोज़गार का वहम और सही और मुनासिब इंतज़ाम करें। इस सिलसिले में भी हमने देखा कराची के ताजिर सामने आए, मसाजिद सामने आईं, NGO सामने आईं, रिफाही इदारे सामने आए, आइम्मा मसाजिद सामने आए, दीनी मदारस और उलमा सामने आए। काम हुकूमत और रियासत का था, अवामी सेक्टर ने ये काम किया। अब आ जाते हैं SOPs पर। आप मुझे बताइए, SOPs की सूरत हाल ये है कि चाहे रमज़ान, तरावी, जुम्मा, ईदैन, एतकाफ़, ईद उल फितर, इन तमाम की SOPs रियासत ने नहीं, उलमा ने बनाई थी। उलमा ने सदर ममलकत को पेश की। उलमा ने SOPs वज़ीर आज़म पाकिस्तान और गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध के साथ बार बार बैठ कर के पेश की। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे वो राशन का मामला हो, लॉकडाउन का मामला हो और नमाज़ों का मामला हो, रमज़ान और एतकाफ़, रोज़े और क़ुरबानी और ईद का मामला हो, और चाहे तालीमी इदारों का मामला हो, आज पाकिस्तान के अंदर कराची के उलमा ने बाकायदा हुकूमत सिंध को इज्तमाई क़ुरबानी के लिए और क़ुरबानी के फरीज़े को अदा करने के लिए भी उलमा ने अपनी जानिब से SOPs तैयार करके दी हैं। काम सूबाई हुकूमत का था, वफाकी हुकूमत का था, लेकिन करके दे रहे हैं उलमा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अप्रिशिएट करने के काबिल हैं। हमारे वो फ्रंटमैन सोल्जर जो डॉक्टर की शक्ल के अंदर कौम के मसीहा हैं, उनको सल्यूट होना चाहिए। साथ ही साथ वो उलमा जो अज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसें जा करके और मीटिंग्स कर करके हुकूमत को SOPs पेश कर रहे हैं। मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इज्तमाई क़ुरबानी और क़ुरबानी के फरीज़े को अदा करने के लिए आज उलमा ने जो SOPs तैयार करके दी हैं, बड़ी उम्दा हैं, शानदार हैं, जिसके अंदर वाज़े तौर पर कहा गया आबादी से बाहर मंडियाँ लगाई जाएँ, जानवरों की मंडियों में जरासीम का स्प्रे होना चाहिए, गाय, बैल, भैंस की उम्र 2 साल, बकरा, दुम्बा 1 साल, ऊँट 5 साल का होना चाहिए, और फिर आलाइशों को फौरी तौर पर ठिकाने लगाया जाए। 8 ज़िलहज्जा से लेकर 15 ज़िलहज्जा तक इन तमाम इलाकों के अंदर जरासीम का स्प्रे होना चाहिए। जानवरों की खरीदो फरोख्त के अंदर ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए। जानवरों को गलियों में ना घुमाया जाए, बच्चों को मंडियों में ना लेकर के जाएं। ये SOPs हैं, अहम तरीन SOPs हैं। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल और प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम मुसलमानों को उलमा की दी गई इस मुश्तरका SOP पे अमल भी करना चाहिए और इसी हिदायत के मुताबिक कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपने मुफ्ती साहब को सुना, मवेशी मंडी लगाए जाने पर डॉक्टर्स की क्या राय? देखिए, बहुत शुक्रिया फिजा, आपने मुझे प्रोग्राम में मदद किया है। बात सारी ये है कि हमारा एक ही पॉइंट है कि इस बीमारी के फैलाव को रोकना है, और इस फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी है कि जो हुजूम है वो ना किया जाए, मजमा ना जमा किया जाए, लोग ना जमा हो, और अगर मजबूरी है जमा होना है तो फिर वो पूरी SOPs यानी कि मास्क लगा के रखें, आप अपने आपस के दरमियान फासला रखें। तो ये हमारा एक मौक़िफ़ है, और हम ये समझते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिससे कि बीमारी के फैलाव को रोका जाए। पाकिस्तान में चूँकि हम बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते थे, हम नहीं कर पाए, और हमारे पास मिसाल मौजूद है जिसको हम कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाए। उसकी वजह रमज़ान में आपने देखा कि ईद से 2 हफ्ते पहले जिस तरह की शॉपिंग हुई, फिर रमज़ान में फिर उसके बाद ईद में जिस तरह से गले मिले लोग और फिर हाथ भी मिलाया, और वो सारी तकरीबात हुई, लोग अपने घरों में तकरीबात भी करते रहे और कहीं कहीं बड़े इज्तिमात भी किए गए। तो इससे जो है उसके असरात हमें सामने नजर आए,
और जून में आपने देखा कि रिकॉर्ड इजाफा हुआ केसेस में और रिकॉर्ड इजाफा हुआ अमवात में। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें एक अच्छे कौम की तरह हमें वो बिहेव करना चाहिए और हमें पिछली जो गलतियां हैं या पिछली जो हमने तजुर्बा किया उससे सीखना चाहिए और हमें ऐसे काम करना चाहिए कि इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। और जो लोग इसमें बीमार हुए हैं ना, वो आपको बता सकते हैं कि उनको कितनी तकलीफ हुई है 14-15 दिन जब वो बीमार रहते हैं। जिनको माइल्ड से मॉडरेट से लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता, हल्का फुल्का 1-2 दिन बुखार हुआ वो ठीक हो जाते हैं। और उनसे पूछे जिनके प्यारे दुलारे हॉस्पिटलाइज हुए, उनको सरकारी अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला, प्राइवेट में हुए और फिर आईसीयू। डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, उस तकलीफ के अलावा भी आप देखें कि जब आप अकेले अपने आइसोलेट कर लिया 14-15 दिन के लिए, तो आप सोचिए कि आपका नफ्सियाती लेवल कहाँ तक पहुँच जाएगा कि आप अकेले हैं, आपको तो अजीबोगरीब किस्म के ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, एंजाइटी डिप्रेशन हो जाएगा कि आप सबसे कट के रह गए। नहीं, उसके ज्यादा जो है ना, जो सबसे ज्यादा परेशानी क्या है, एक आदमी तो आइसोलेट हो रहा है या मैं बात कर रहा हूँ आईसीयू की, जहाँ पे वेंटिलेटर में उसको बाकी घर वाले भी बिल्कुल वो तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां तो बिल्कुल आप जिंदगी और मौत के दरमियान में आ गए में आ जाते हैं। और उसके पास जो आपके बाहर जो लोग आपका इंतजाम कर रहे होते हैं, अगर आप प्राइवेट में हैं तो 1.5 लाख 1 लाख वो जो पैसों की प्रॉब्लम्स है, फिर उसके बाद पैसे भी लग रहे हैं बिल्कुल और परेशानी अलग, और उसके बाद परेशानी होती है। और फिर अगर खुदा ना खास्ता थोड़ी देर बाद, 1 दिन बाद 2 दिन बाद कि जी सॉरी आपका फला जो है वो इंतकाल कर गया, तो ना आप उससे मिलते हैं, ना आप उसको कुछ उसके लिए कुछ कलमात कहते हैं, उससे बात करते हैं उसके आखिरी लम्हात में, और बस आपको ये पता चलता है कि इंतकाल हो गया। और उसके बाद यानी इसको इजी लेना, जो अभी भी इसको इजी ले रहे हैं, समझ नहीं रहे कोरोना वायरस कितना खतरनाक वायरस है, उनके लिए बहुत है ये आपकी बातें, अगर वो समझ जाएं। मुफ्ती साहब की तरफ जाना चाहूंगी, डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से, फिर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। मुफ्ती साहब, ये जब आपने बताया कि जी मवेशी मंडियां जब वाले से आपने बात की या तरह तरह के आपने SOPs गिनवाए, मुझे सिर्फ ये बताइएगा अगर गारंटी क्या है मुफ्ती साहब के तमाम जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद होगा, तब भी SOPs जितने भी पेश किए जाते रहे अमल दरामद तो देखने को ना मिला। ईद उल फितर आपको याद होगी, लोग शॉपिंग करने गए थे, वापसी पे देख एक बंदा 2-2 लोग 3-3 लोगों के लिए एडवांस में हम देख रहे थे कि कोरोना लेकर घर आ गया, एक को लग गया, दूसरे को लग गया, तीसरे को लग गया। सबकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती कि एक ने बचा लिया अपने आप को, दूसरा ना बचा पाया, तीसरा नहीं बचा पाया। अभी जो मवेशी मंडियाँ हैं ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं, और SOPs आप गारंटी लेते हैं कि कोई अमल करेगा? देखिए, ये तो हमारा एक इज्तमाही तौर पर अलमिया है, सोसाइटी का कल्चर है कि हम लोग नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब मसला बुनियादी तौर पर यह है, मैं आपको एक अहम बात बताऊं कि इसमें जो पहला करने का काम है, जो सबसे पहला, जिसकी तरफ आपने अपने इंट्रो के अंदर भी इशारा किया और सही इशारा किया, सबसे पहला काम तो ये कि जो रियासत के काम होते हैं, जो हुकूमत के काम होते हैं, कम से कम वो काम तो हुकूमत सही तौर पर बर वक़्त अंजाम दे। मसलन SOPs पर अमल दरामद होना ना होना, ये है नंबर 2 का मामला। कम से कम सिंध हुकूमत की तरफ से या जहाँ जहाँ मवेशी मंडियाँ लग रही हैं उन मकामी, सूबाई और वफाकी हुकूमतों की तरफ से SOPs आनी तो चाहिए थी ना। आज उलमा के सेक्टर की तरफ से आ रही हैं SOPs, ये काम हुकूमत का करने का था। अच्छा, आगे चलिए, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो तजादात हैं, मैं पहले दिन से डे 1 से कहता आ रहा हूँ, जहाँ हमने कंपेन की शक्ल में आपके साथ दीगर चैनल्स पर ये प्रोग्राम किए, एहतियाती तदाबीर SOPs, जहाँ हम इसके ऊपर जोर देते हुए आ रहे हैं, वहाँ हम बार बार ये भी कहते हुए आ रहे हैं खुदारा हुकूमतों का आपस का तजाद भी ख़त्म किया जाए। वफाकी हुकूमत कहती है लॉकडाउन नहीं होगा, सूबाई हुकूमत कहती है लॉकडाउन होगा, वो कहते हैं स्मार्ट होगा, ये कहते हैं कुल्ली होगा, वो कहते हैं जुज़वी होगा, ये कहते हैं ये बहुत अजीब व गरीब किस्म के मसाइल हैं। फिर जब ग्रासरूट लेवल तक ये सारी चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा बदनज़मी पैदा होती है। प्लस मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, देखें, जब हुकूमत की रिट कमज़ोर होती है ना,
तो फिर बहुत सारे मसाइल होते हैं। अब आप देखें नमाजों के बारे में रमज़ान में एक बहुत बड़ी कंपेन की शक्ल में जनाब फासला SOPs हमने करके दिखाया, मस्जिदों में निशानात लगे, लेकिन अजीब लोगों के मनाजिर थे, वो हमको देख करके हंसते थे। किस तरह बाजार के अंदर तो हम इस तरीके से 4-4 घंटे घूम करके आ रहे हैं, उसी सौराब गोट सदर, उसी जोड़िया बाजार, खारादर, उसी बादराबाद, उन बाजारों में तो हम इस तरह कंधों पे कंधे सवार हम घूम फिर रहे हैं। जैसे ही मस्जिद के अंदर आ जाओ, अब कोई उधर खड़ा हो जाए, कोई उधर खड़ा हो जाए, कोई उधर खड़ा हो जाए, यकीन जाने आखिर में चल कर के ये SOPs मजाक बन जाती हैं, क्योंकि मार्केट की सूरत हाल और यानी SOP का मेयार ऐसा होना चाहिए कि हर जगह पर हो। बिल्कुल जज़ाकल्लाह, यही मैं कहना चाहता हूँ। हुकूमती रिट दिखनी चाहिए और फिर हमें अवेयरनेस भी पैदा करना चाहिए और आवाम को भी नज़्म ज़ब्त की तरफ आना चाहिए। तो अवेयरनेस तो मुफ्ती साहब डॉक्टर्स ने कितनी पैदा की, बेचारे डॉक्टर्स तो बार बार प्रेस को, बल्कि डॉक्टर कैसर सजाज हमारे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम। जी आप बात कंप्लीट करें, फिर मैं जाती हूँ डॉक्टर साहब। जी जी मुफ्ती साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखें, लीडिंग पावर रियासत के पास होती है, लीडिंग पावर हुकूमत के पास होती है, जो हुकूमत के करने के मसलन मैं अब एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। हमने आज SOPs के अंदर ये कहा है कि मवेशी मंडी के अंदर हमने आज SOPs के अंदर ये कहा है कि वहाँ पर लोगों का जाओ दांत जा करके चेक की जाते, उम्रें चेक की जाती हैं। हुकूमत इस बात का इंतज़ाम लाजमी तौर पे करे कि जो मुकर्ररा जानवरों की उम्रें हैं, आप सवाल कर सकती थी ना, मैंने ये जानवरों की उम्रें क्यों बयान की हैं। जो मुकर्ररा जानवरों की कुर्बानी के जवाज़ के लिए उम्रें, बस वही जानवर आने चाहिए, लागर, बीमार और उम्रों से कम वाले जानवर आने ही नहीं चाहिए, ताकि खामखा का रशी पैदा ना हो। डॉक्टर साहब की बात से मैं तायद करता हूँ, इत्तफाक करता हूँ। हर वो काम नहीं करना चाहिए जिसमें हुजूम हो, रश हो, कंजस्टेड हो, ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सही सही, ठीक है जी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, मैं कहने जा रही थी, मुफ्ती साहब को बात कंप्लीट करनी थी। डॉक्टर साहब जितना मैंने आपको टीवी पे देखा, शायद कोई भी डॉक्टर नहीं मैंने देखा होगा, और बार बार आपने आवाम से रिक्वेस्ट की, आपने हुकूमत से रिक्वेस्ट की, आपने एहतजाज रिकॉर्ड किया अपने अंदाज में डॉक्टरों ने, और नो डाउट के फ्रंट लाइन सोल्जर्स है आप लोग। मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह फिर समझाया जाए। आपने भी बार बार समझाया, हम भी टीवी पर बार बार समझाते हैं। हुकूमत क्या हम कह सकते हैं कि विफाक और सिंध आमने सामने रहा और अभी तक ये जंग हमें चलती दिखाई देती रही है, लेकिन अवाम भी तो समझने को तैयार नहीं है ना डॉक्टर साहब। अब अवाम को एथिक्स या मॉरल वैल्यूज कौन सिखाएगा? ये किसी प्राइम मिनिस्टर का, किसी प्रेसिडेंट का, किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फर्ज नहीं है। ये हम अपने घर से सीखते हैं, हम खुद सीखते हैं। अब हम मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, तमीज के, आपको जुकाम है तो आपने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है, आपने सड़क पे थूकना नहीं है, ये चीजें भी डॉक्टर सिखाएंगे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सिखाएंगे, एंकर पर्सन सिखाएंगे। ये मेरा बड़ा नेचुरल गुस्सा था जो मेरे सवाल में आपने महसूस किया होगा डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, और मैं आपको एक बात बता दूं फिजा, बात सारी ये है कि देखें, अगर हम इसको कंपेयर करें अपने आप को किसी दूसरे से, तो दूसरे से मुराद ये कि किसी ऐसे ममालिक में जहाँ पर लोग फॉलो करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, छोटी सी बात है बहुत, कि मैं जब ढाका गया सार्क कॉन्फ्रेंस में, और शायद ये 20 साल पुरानी बात थी, उस वक्त की बात है कि मैं जब उसके रिक्शे में जा रहा था, हम स्टेडियम की तरफ जा रहे थे देखने के लिए कि ढाका स्टेडियम कैसा है, वो देखने जा रहे थे। तो हमने देखा लाइन लगी हुई है, तो हमने कहा यार कि किस तरह से, ये पता चला जी रोटी लेने के लिए लाइन लगाई हुई वहां पे। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ कि बांग्लादेश हमारे बाद आजाद हुआ, हमसे ही टूट के आजाद हुआ, और वहां पे इतना ज्यादा डिसिप्लिन हुआ, और अभी से वो, और हमारे यहाँ लाइन लगाना इतनी बेइज्जती समझी जाती है, और लाइन को तोड़कर अपना काम निकालना बड़ा फख्र महसूस किया जाता है कि देखो हमने कोई लाइन नहीं लगाई और बगैर हमारे सब काम हो गया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सारा ये है फिजा कि हम कानून को की शिकनी करते हैं, जब उसके खिलाफ वर्जी करते हैं तो उस पर बड़ा फख्र महसूस करते हैं, और जब हम कानून को फॉलो करते हैं तो ये कहलाते हैं कि देखो इस सिग्नल पे खड़ा हुआ, देखो हम तो निकल आए, हम रेड लाइट पे वो निकल के बड़ा फख्र महसूस करते हैं। जो खड़ा है वो बेचारा है, और जो निकला है वो बहुत बड़ी चीज है, कोई एग्जैक्ट वो बड़ी चीज है। तो जहां पे हमारा ये माशरा हो, लेकिन मैं जुबैर साहब की बात से बिल्कुल टोटली इत्तेफाक करता हूँ कि देखिए हुकूमत को जिन जगहों पर भी, अब इसमें एक मिसाल मैं और देता हूँ कि जो हमारा मुल्क में पाकिस्तान का जो एक ड्राइवर, एक सिर्फ ड्राइवर की मिसाल में देता हूँ, यही ड्राइवर कराची एयरपोर्ट पे जब अपने सारा वो सिस्टम करा रहा होता है FIA का और सारी चीजों का, टिकट की और सारी चीजें, बोर्डिंग उसको देखिए, और जब वो लोड हो जाता है
उसी शख्स को वही 4-5 लोग जो ड्राइवर में जिसको कह रहा हूं, वो जैसे ही दुबई में उतरता है उसकी कितना सीधा हो डॉक्टर साहब कानून की बालादस्ती है। जिस मुल्क के अंदर अगर एक चीज मैं बता दूं कि जिस मुल्क के अंदर जजा और सजा नहीं होगा ना, वहां यही सारी प्रॉब्लम होंगे। हमारे मुल्क में जिस दिन जजा और सजा का कानून पे अमल दरामद हो गया तो सारी बात खत्म हो जाएगी। हर आदमी फिर डरेगा कि जी मैं गलती करूंगा तो मुझे ये सजा मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।